चलिए स्टार्ट करते हम लोग। तो हम लोगों ने सीरीज एलसीआर सर्किट वगैरह हम लोग देख चुके थे, है ना। और आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपके पास ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कौन आया भाई? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में अगर हम बात करें फटाफट, तो मैं आपको दिखा दूं। एक्चुअली आपके पास जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर, बहुत सारे ट्रांसफार्मर, चारों तरफ ट्रांसफार्मर फैल गए हैं, दिख रहा होगा आपके पास। ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सारे ट्रांसफार्मर की बात करते हैं और आपको समझाते हैं एक्चुअली करता क्या है। ये आपने देखा होगा एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर, देखा क्या आपने? ये सबके घर के आजू बाजू खंबे पे लगा हुआ होता है, देखा सबने? ये काम क्या करता है, किसी को पता है? ये हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, या लो अल्टरनेटिंग करंट को हाई अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब अल्टरनेटिंग को अल्टरनेटिंग में ही कन्वर्ट करेगा, सिंपल सी बात। हाई टू लो या लो टू हाई, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, लेकिन ये गलत आता है कि वो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं होता, एसी से डीसी वो नहीं कन्वर्ट करता, वो कुछ अलग चीज होता है, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का सिंपल सा काम है, ये एसी से एसी कन्वर्ट करता है, हाई एसी टू लो एसी और लो एसी टू हाई एसी, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। कुछ ऐसा आपने ट्रांसफार्मर देख लिया, फिर आपके घर पे भी ऐसा देखा होगा, टीवी रेडियो वगैरह के अंदर लगा होता है ऐसा ट्रांसफार्मर, देखा है क्या सबने? अच्छा देखा है ट्रांसफार्मर? हाँ, फिर ऐसा इसी को अंदर से फाड़ोगे, चीरोगे तो ऐसा निकलेगा आपके पास, चीर फाड़ करोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपके पास ट्रांसफार्मर। और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे तो ये ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा भी दिखाई देगा। हम लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे ये ऐसा भी होता है, इसका शेप। ये सब ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब अगर इसको बहुत ज़्यादा तुम लोग फील करना चाहते हो कि सर एक्चुअली ट्रांसफार्मर होता कैसा, सच में दिखाते तो बड़ा अच्छा होता, तो हम सच में भी दिखाने के लिए तैयार है। ये है ट्रांसफार्मर। अरे यार मैग्नेट भी लगा क्या? ये उसको छोड़ो यार, ठीक है। ये एक ट्रांसफार्मर है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या होता है, ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहला काम, इसको आप एसी में प्लग करोगे तो इधर निकलेगा क्या? एसी ही निकलता है, ठीक है। अब वो एसी को डीसी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब भविष्य की बातें हैं, भविष्य में करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर तब, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which is used to convert high alternating current into low alternating current or vice versa, or you can also say that high alternating voltage into low alternating voltage and vice versa। vice versa मतलब समझते हो? उल्टा, इसका विपरीत। अब इसमें मोटी मोटा आपको दिखाई दे रहा है सर, दो कॉइल होता है। एक कॉइल में कुछ आपको दिख रहा होगा, रेड टर्मिनल यहां कनेक्टेड है, और एक कॉइल में किसी अलग कलर का आपके पास टर्मिनल कनेक्टेड है। तो जिसके अंदर रेड कनेक्टेड होता है ना बेटा, वो जाता है आपके एसी मेंस में, जो आप खोजते हो प्लग में, जो सॉकेट आपके होता है उसमें खोजते हो, ये होता है। इसको हम एक और नाम देंगे, भी आगे पढ़ेंगे, इसको बता ही देते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल और इनपुट कॉइल।
ठीक है। और दूसरा एक और कॉइल दिख रहा है, इन दोनों के बीच में देखो गैप दिख रहा है, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, गैप दिख रहा है क्या बीच में, टच नहीं होता, कोई कांटेक्ट नहीं, इस वायर से इस वायर से दूर दूर से कोई नाता नहीं है। यहां पर एक कॉइल होता है, इस कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, या इसको हम बोलते हैं आउटपुट कॉइल। ठीक है, मतलब हमको इसमें पता चल गया भाई साहब, इसमें दो कॉइल होंगे, एक कॉइल होगा प्राइमरी जिसको हम खोसेंगे, दूसरे वाले से हमको आउटपुट मिलेगा, या तो कम या ज़्यादा, जैसा होगा। अगर कम करने वाला ट्रांसफार्मर होगा तो आउटपुट में हमें कम वोल्टेज मिलेगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा करने वाला ट्रांसफार्मर होगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जैसा स्टेबलाइजर देखा होगा, स्टेबलाइजर में आप लोग मारते हो, खाट 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 बढ़ा देते हो, वोल्टेज बढ़ जाता ना, भले बाहर का वोल्टेज कम आ रहा हो, लेकिन आप स्टेबलाइजर में ढाक 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 करते हो तो वोल्टेज बढ़ करके बड़ा हो जाता है। तो वो क्या है आपके पास, वो आपके पास भी एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो मोटी मोटा दिमाग में आ गया, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, दो कॉइल होंगे। अब ये कैसे काम करेगा हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब बचपन में आपने एक बात आपको हमने पढ़ाया है कि जहां दो कॉइल होगा वहां कौन सा इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। याद आ रहा है, मैंने बोला था कि जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ोगे तो वो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। What is transformer? It is a device which is used to convert high alternating current into low alternating current और vice versa. किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद हो गया, चलो तड़ातड़ पहले लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। हेडिंग लिखो, ट्रांसफार्मर, सब लोग हेडिंग लिखिए, ट्रांसफार्मर। It is a device which is used to convert high alternating current into low alternating current. It is a device which is used to convert high alternating current into low alternating current और vice versa, ना, मतलब हाई अल्टरनेटिंग को लो या लो टू हाई कन्वर्ट करता है। अब इसका हेडिंग लिख लो, प्रिंसिपल लिख लो। Its principle is based on mutual induction. Its principle is based on mutual induction. ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ दो टाइप के आपके ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में। अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो इसको बोला जाता है घटिया टाइप का ट्रांसफार्मर। घटिया क्यों है, हम बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा घटिया क्यों है। इसको बोलते हैं अच्छा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, वेरी गुड बॉय, पढ़ने लिखने में अच्छा है। और ये वेरी बैड बॉय, कुछ नुकसान कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, साथ साथ जो अगल बगल है उनका भी नुकसान कर रहा है। ये भाई साहब बहुत नुकसान वाले हैं। अब बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसके दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, दोनों ही आपको एग्जाम में बनाना होगा। एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम बोलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा तो कह चलेगा। थोड़ा सा मैं 3D लुक में बना दूं,
कि आपको फील अच्छा है ना। ट्रांसफार्मर देखने में लगे कि इस टाइप का फिगर कोई बना देता ना, एग्जामिनर भी खुश हो जाता, करे यार ये लड़का तो पढ़ा लिखा लग रहा है। बात कम और काम ज़्यादा। ऐसे ऐसे बहुत सारे पतले पतले प्लेट्स, ये जो है ना, ये सारे के सारे पतले पतले प्लेट्स लगे हुए हैं। इसका काम क्या है, अभी हम लोग जब एनर्जी लॉस इसका पढ़ेंगे तब आपको हम समझाएंगे पतले पतले प्लेट्स क्यों लगाए जाते हैं, इकट्ठा मोटा क्यों लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, पतले पतले से ही मेरा काम क्यों हो जाता है, ये ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक कलर, अंदर वाले को कलर कर देते हैं, अंदर वाले को फिल कर देते हैं ब्लैक से। अंदर वाला कुछ नहीं है। अब ये जो बाहर का पोर्शन है, यहाँ पर ऐसे नट बोल्ट टाइप का लगा होता है, कसा होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देखोगे। देखो यहाँ पर ये लगा है क्या, नट बोल्ट दिख रहा है ऐसा, यहाँ चारों कॉर्नर पे देखो 1 2 3 4 कसे गए हैं। ठीक है सर। और ये पतले पतले स्ट्रिप टाइप के आपको दिख रहे होंगे, बड़ा नज़दीक से अगर देखा जाए तो पतले पतले ये स्ट्रिप टाइप के हैं, है ना। अब इसको निकालेंगे तो कैसा दिखाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा निकाल करके भी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, इसको निकाल के भी दिखाऊंगा। अब इसमें क्या होता है, कॉइलिंग होती है। इस वाले टर्मिनल पर एक कॉइलिंग होती है, टंग नंग 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 नंग। इसको हम एसी में प्लग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी कॉइल, या एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इनपुट कॉइल। और इधर जो आपके पास कॉइलिंग होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी कॉइल। इसको इधर भेज दो, सेकेंडरी कॉइल और आउटपुट कॉइल। ठीक है, एक टाइप का ट्रांसफार्मर ये होता है। ये अंदर खोखला है, अंदर कुछ नहीं मान लीजिएगा। दूसरा एक ट्रांसफार्मर ऐसा ही होता है इसका बड़े भाई, वो कैसा होता है, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ज़्यादा नहीं समझेंगे, सिर्फ थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये बड़े वाले को भर देते हैं हम लोग इससे, छोटे वाले को कर देते हैं हम लोग वाइट, छोटे वाले को कर देते हैं हम लोग वाइट, ये ऐसा। अब ये जो ऑरेंज वाला ये पूरा लोहा है, मान लो सॉफ्ट आयरन है। इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, कॉइलिंग करते हैं। ये हो गया इधर डंग 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 डंग, ऐसे नहीं कॉइल करते। इधर इधर किस में कॉइल करते हैं, ऐसे डंग 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 डंग, बोलो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, प्राइमरी कॉइल। वेरी गुड, प्राइमरी कॉइल या इनपुट कॉइल। इसी के ऊपर हम फिर से डंग डंग करेंगे, डंग 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 डंग। ये क्या हुआ आपके पास, जल्दी बोलो, हाँ, सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट कॉइल। सेकेंडरी कॉइल और आउटपुट कॉइल। ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ये होता है बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों सॉफ्ट आयरन लगाया गया, पीछे बता चुके हैं, वैसे भी फिर से बता देंगे। अब अगर हम यहाँ पे भी बात कर लें, इसका भी मैं कलर अगर कुछ चेंज कर लूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं इसका कर लेता ब्लू। तो यहाँ जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है सारे ब्लू, अरे बड़ा वाला ब्लू, अरे बड़ा वाला ब्लू, अरे बड़ा वाला ब्लू, अरे भाई साहब मानेगा नहीं है ना।
बड़ी बदमाश किस्म का आदमी है भाई। मानेगा क्यों नहीं, फिल करने के लिए नहीं दे रहा है। अरे भाई मैं छोड़ो छोड़ो, ठीक है। ये जो ब्लू है ये इसमें क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। ये भी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये भी पूरा ब्लू है ऊपर वाला भी, ठीक है, मान लेना। अब इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों, दिख रहा है क्या? यहां जो कॉइलिंग है दो सेपरेट लिम्स पे किया गया है, दो सेपरेट सॉफ्ट आयरन कोर पे किया गया है। और यहां क्या किया गया है, पहले प्राइमरी लपेटा गया था, उसी के ऊपर किसको लपेट दिया गया, सेकेंडरी लपेट दिया गया। ये एक अच्छा किस्म का ट्रांसफार्मर है। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो ये है, एक के ऊपर एक। और ये वाला जो ट्रांसफार्मर आपके पास दिख रहा है, दोनों अलग अलग पे हैं, वो कौन सा है, ये वाला कहानी है, ठीक है। इसमें कुछ नुकसान होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया? तो हेडिंग लिखिए कंस्ट्रक्शन, फटाक से दोनों को बनाइए, दोनों ही डायग्राम बनाइए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं इसका वर्किंग। समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, अभी लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। वर्किंग समझाने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बना लेता हूं, जल्दी से स्पीड वाला ट्रांसफार्मर बनाता हूं तड़ाक से। थोड़ा बात कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर था, ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर आपके पास ये था प्राइमरी, और इधर था बच्चों आपके पास एक सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। वीडियो वालों दिख रहा है ना आप लोग को? वेरी गुड। अब मैं क्या बताता हूं, यहां कैसी करंट दी गई, ध्यान दीजिएगा। यहां ऑल्टरनेटिंग करंट दी गई, एसी। एसी करंट क्या होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब आपको मैं मोटी मोटा एक बात बताता हूं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। और आप ऐसे भी कह सकते हो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, और जब फील्ड चेंज होता है तो कौन चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो मोटी मोटा एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ कि अगर एक कॉइल है, एक मैग्नेट इसके पास रख दें, और मैग्नेट इसके आजू बाजू लेके आए, मतलब इस मैग्नेट को पकड़ते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड इसे चेंज करते हैं, तो इस कॉइल में क्या होगा, जल्दी बताओ। इस कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, यही तो होगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही थी, ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा, यही तो बोला था। चलिए, मतलब मोटे मोटा फ्लक्स चेंज होना चाहिए तो करंट इंड्यूस होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एसी करंट देंगे, अल्टरनेटिंग करंट देंगे, कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कोई बच्चा बताएगा? पहले करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा क्या, नहीं। अब अगर करंट बढ़ने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ऐसे से बढ़ने लगेगी, ऐसे से बढ़ेगी, यस नो, बढ़ेगी। अब करंट मैक्सिमम हो गया, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, क्या इस कॉइल से फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं? इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले तो एक भी नहीं हो रही थी, फिर एक हुई होगी, फिर दो हुई होगी, फिर तीन हुई होगी, फील्ड चेंज हो रही है। जब फील्ड चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या इस कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा कि नहीं? अब बताओ, अगर करंट कम होगा तो ये फील्ड लाइंस फिर क्या होगी, कम होगी, होगी ना। मतलब अभी कुछ इस प्रकार से इसके अंदर कार्यक्रम हो रहा होगा। देखो ध्यान सुनना, आपने करंट दिया जीरो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं थी,
करंट जीरो से बना हीरो, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बड़ी होगी, बड़ी होगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई होगी। फिर करंट जब जीरो आया होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड खत्म। फिर करंट जब नीचे के डायरेक्शन बढ़ा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब ऐसे बढ़ा होगा मैक्सिमम। फिर करंट अगर जीरो हुआ होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। मतलब इस कॉइल से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कंटिन्यूअसली फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब हमको फैराडे जी ने बोला था कि अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या होगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिस वजह से इस कॉइल के अंदर करंट या ईएमएफ बनने लगता है। इस फिनोमिना को आप म्यूचुअल इंडक्शन भी तो बोले थे, याद है ना, इसी को तो म्यूचुअल इंडक्शन बोले थे। इस तरीके से करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई साहब की वीडियो को क्या करते हैं, भाई साहब आप लोग थोड़ा सा अगर शांत हो जाएंगे तो आपकी बात हम बताएंगे ना, हम बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक ट्रांसफार्मर है जो कि क्या काम करता है, एसी से डीसी कन्वर्ट, मतलब एसी हाई एसी टू लो एसी कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है और इधर क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ये क्या था आपके पास, सॉफ्ट आयरन को, सबको क्लियर है। अब हमने क्या किया था, प्राइमरी कॉइल को एसी से कनेक्ट किया था। एसी से कनेक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक होना चाहिए, सेकेंडरी से लिंक होना चाहिए। यहाँ से फ्लक्स चेंज होना चाहिए सेकेंडरी से, तभी सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये सॉफ्ट आयरन कोर का क्यों बना हुआ है, ये इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। दूसरा काम, जैसे ही वो करंट हटाओगे तुरंत क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, करंट देते ही ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज होकर के इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और करंट हटाते ही तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर सॉफ्ट आयरन की जगह हम स्टील यूज करते तो क्या होता, और मैग्नेटाइज तो हो जाता करंट देने पे, लेकिन करंट हटाने पे जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बात नहीं बढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं। अब देखो कैसे ये काम करता है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो मैं आपको समझा रहा था कि जैसे इसमें हमने क्या दिया और ऑन किया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किससे चेंज हो रही है, आपके पास सेकेंडरी से लिंक हो रही है। लिंक होते ही देखिए सेकेंडरी में करंट दौड़ने लगा ना, फ्लक्स चेंज होते ही सेकेंडरी में करंट दौड़ने लगा। ये फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी आप बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ऑन किया देखिए यहाँ करंट जा रहा है, फील्ड बन रही है, ये फील्ड दूसरे वाले कॉइल से चेंज हो रही थी। ठीक है, अब इसकी कहानी क्या है थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भी अब डिटेल में ये सब चीज़ें। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, यस नो। मतलब प्राइमरी में, अब मैं आपसे बोलूं कि सर इसमें बैटरी कनेक्ट कर दीजिए डीसी, तो क्या होगा, डीसी बैटरी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। एक बार मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रही है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आकर के पर रुक गया है, इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो क्या इस पे करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा सर। इसी वजह से डीसी पे काम नहीं करता है, हमेशा किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा इसका वर्किंग, इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, वर्किंग के बारे में लिखिए। व्हेन एन एसी करंट, व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट, when an alternating current is applied to an input coil, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is primary coil, to an input coil, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is primary coil, ब्रैकेट बंद, then then the changing magnetic field is produced, then the changing magnetic field is produced
then the changing magnetic field is produced from the primary coil, due to this the magnetic flux linked with the secondary coil also get changes. Due to this, the magnetic flux linked with the secondary coil also get changes. Hence, the current is induced in the secondary coil. ठीक है, ये हो गया इसका क्या, वर्किंग। फिर से देखते हैं कहानी हमने क्या पढ़ा अभी, जल्दी बताइए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या था, एक डिवाइस था जो क्या काम कर रहा था, हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट में, या लो अल्टरनेटिंग करंट को हाई अल्टरनेटिंग करंट में, या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, या लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा था। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था ये था म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड था। किस प्रिंसिपल पे था, म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड था। इसके अंदर कौन कौन से कॉइल थे, इसमें दो कॉइल थे, प्राइमरी कॉइल थे और सेकेंडरी कॉइल था। करंट किस में देते हैं हम, प्राइमरी में देते हैं, और कहाँ से करंट लेते हैं हम लोग, सेकेंडरी से करंट लेते हैं। किस पे इसको वाइंडिंग की जाती है, सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अच्छा, दो तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, या तो सेपरेट लिम्स पे हम कॉइलिंग कर दें, या एक ही लिम्ब पर पहले अंदर प्राइमरी किया जाता है, उसके ऊपर सेकेंडरी का वाइंडिंग की जाती है। फिर इसका वर्किंग क्या था, हमने प्राइमरी में कैसा करंट दिया, अल्टरनेटिंग करंट दिया, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स है वो किससे चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा। जब सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट या ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। ये इसका क्या था, वर्किंग। अब इसकी थियरी और एनर्जी का लॉस हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, किसी को नोट्स चाहिए तो ये स्कैन मार लेना, यहाँ पे QR कोड है, इस चैप्टर का पूरा नोट्स फुल्ली आपको मिल जाएगा एकदम डिजिटल PDF के फॉर्म में। दूर से अगर स्कैन मारना चाहते हो तो फटाक से स्कैन कर लो, QR कोड से अगर किसी का स्कैनर काम कर रहा हो तो। आइए, तो वर्किंग हमने देखा था। पहले ट्रांसफार्मर एक डिवाइस था जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा था। दूसरा हमने बात किया था, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। तीसरी कहानी, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देखा था कि दो तरीके से इसको बनाया जाता है। चौथी कहानी हमने देखा था इसका वर्किंग, कि अगर प्राइमरी करंट में चेंजिंग करंट पास करते हैं जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होता है और सेकेंडरी में करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। आज इसका हम बात करते हैं थियोरी। थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ये आपके पास सपोज दैट एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कोई बच्चा बात नहीं करेगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेगा। एवरीवन प्लीज ध्यान देंगे।
ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर था और मैंने क्या किया था, इधर आपके पास कॉइलिंग की थी प्राइमरी की, प्राइमरी और इधर आपके पास है सेकेंडरी कॉइल। थोड़ा ध्यान देंगे इसमें हम लोग। अगर जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो लेंगे वो लेंगे एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसके अंदर जो वोल्टेज होगा उसका नाम होगा वीपी, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। और इसके अंदर जो करंट आएगा उसका नाम होगा आईपी, करंट इन प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी की बात करें, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, वीएस वोल्टेज इन सेकेंडरी एंड आईएस करंट इन सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, यहां पर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूं आइडियल। मैं बोल रहा हूं ध्यान देंगे आप, नहीं तो आज मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। ये एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। किसी पे ज़्यादा ध्यान दे लिया समझ सकते हो। आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर एक माना गया कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। माना गया कि कोई एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। इसका मतलब जितना आप इनपुट पावर देंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पावर। यहाँ कोई हीट वगैरह या साउंड वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मोटी मोटा कहा जाए तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ऐसा ट्रांसफार्मर होता नहीं। कोई भी ट्रांसफार्मर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। आप ट्रांसफार्मर छू के देखिए, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाते हैं, आवाज़ निकलता है। किसी ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरे तो आवाज़ आता है, इस तरह से वाइब्रेशन आती है ना। इट मीन्स यहाँ एनर्जी का कन्वर्जन होता है, किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। ध्यान दे लीजिए बेटा। तो अगर ये आइडियल होता तो इसमें किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू हो जाता पावर इन सेकेंडरी, दोनों का पावर बराबर हो जाता अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तब। तो सर माना कि चलिए ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ लिख सकते हैं V इंटू आई, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं V इंटू आई। लेकिन अगर प्राइमरी किया तो यहाँ प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट। अगर यहाँ सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। कोई दिक्कत नो सर। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में V को एक साथ रख लेते हैं, VP, और इसको इसके नीचे ले आते हैं VS इक्वल टू, इसको इसके नीचे ले आते हैं IS अपॉन में IP। इक्वेशन नंबर 1, कोई तकलीफ। VP के नीचे VS और IS के नीचे IP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया। ठीक है, अब मैं समझेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। अगर हम बात करें प्राइमरी की, प्राइमरी के अंदर जो EMF निकल रहा है E, विच इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, माइनस का N डी फाई बाई डी टी। अगर मैं प्राइमरी की बात करूंगा तो ये लिखूंगा EP NP, या आप इसको EP के बजाय आप VP भी लिख सकते हो, वोल्टेज इन प्राइमरी। ठीक है, अब यहां डी फाइव बाई डी टी। सर यहाँ फाइव क्यों ऐसा लिखा आपने? अगर हम ये प्राइमरी की बात की, अगर मैं सेकेंडरी की बात करता तो क्या होता, जल्दी बताओ लोग। VS इज इक्वल टू ES बोल सकते थे, विच इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस का NS डी फाइव बाई डी टी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर कि दोनों में डी फाइव बाई डी टी सेम क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम एक अच्छे किस्म के ट्रांसफार्मर की बात करें तो अगर इस वाले ट्रांसफार्मर में देखिए, जितना फ्लक्स प्राइमरी से पास हो रहा होगा उतना ही फ्लक्स किससे पास हो रहा होगा, सेकेंडरी से पास हो रहा होगा। इसी वजह से डी फाइव बाई डी टी को दोनों में क्या लिया गया है, सेम लिया गया है, उसमें कोई प्राइमरी या सेकेंडरी का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट
ऐसे लिखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा? सेकंड वाला इक्वेशन क्या था? वो था Vp, और थर्ड वाला इक्वेशन क्या था? Vs। Vp की वैल्यू क्या थी? थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो माइनस का NP डी फाई बाई डी टी, और अगर हम Vs की बात करें तो माइनस का था NS डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी और माइनस से माइनस कैंसिल। एक और इक्वेशन मिला, Vp अपॉन में Vs विच इज इक्वल टू NP अपॉन में NS। इक्वेशन नंबर ये हो गया 4। अब इससे पहले हम जानते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था? अगर हम पहले वाले इक्वेशन को आपको दिखाएं तो ये था Vp अपॉन में Vs इक्वल टू Is अपॉन Ip। ऐसा था क्या? Vp अपॉन में Vs इक्वल टू Is अपॉन में Ip था। देखिए, Vp अपॉन में Vs Is अपॉन Ip के बराबर था। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 4 को कंपेयर करें, ये वाला 1 वाला था और ये 4 था, तो देखो Vp अपॉन Vs और यहाँ पे भी Vp अपॉन Vs, अगर Vp अपॉन Vs NP अपॉन NS के बराबर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि Vp अपॉन Vs Is अपॉन Ip के बराबर होगा? तो लिखेंगे, अब इसी को यहाँ पे मैंने इस समझाने के लिए बस लिखा है, आप समझिएगा। इसी इक्वेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों? Vp अपॉन Vs ये भी है, और ये Vp अपॉन Vs किसके बराबर है? NP अपॉन, ऐसे लिख लो, NP अपॉन NS के बराबर। देखो NP अपॉन NS Vp अपॉन Vs के बराबर है, और यही फर्स्ट इक्वेशन से Vp अपॉन Vs किसके बराबर था? Is अपॉन Ip के बराबर है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यही डिसाइड करेगा कि ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का है, वो वोल्टेज बढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब स्टेप अप है, या वोल्टेज घटाने का काम कर रहा है, स्टेप डाउन है। यही अभी रेशियो डिसाइड करेगा। अभी थोड़ा मैं दिखाता हूँ आगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, पहले दोनों का पावर बराबर दिखाएंगे, इक्वेट करेंगे Vp अपॉन Vs Is अपॉन Ip। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, आपसे भूलेगा नहीं, करंट बस उल्टा होता है, बाकी नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज दोनों एक जैसे होते हैं। देखो यहाँ भी P था, यहाँ भी P था, लेकिन करंट में क्या था? S था, है ना? यहाँ देखो S था, यहाँ S था, लेकिन यहाँ क्या है? P। मतलब करंट में बस चेंजेस आता है, बाकी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स वाला फॉर्मूले में क्या होंगे? उनकी रेशियो प्रोपोर्शन सेम रहेंगे। यहाँ तक क्लियर? फटाक से इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। इसका टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बताते हैं, जल्दी नोट करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले बताओ फटाफट कोई भी बच्चा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर जाने से पहले छोटी सी बात एक पूछता हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अगर मैं बोलूं एक कॉइल है, इसके अंदर सिर्फ 2 टर्न है, और एक मैंने यहां बल्ब लगाया, सिर्फ 2 टर्न है। एक मैग्नेट देता हूं साउथ नॉर्थ, इसके तरफ लाता हूं, किस स्पीड से लाता हूं? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड से लाता हूं। बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं? करेगा। कैसे करेगा? थोड़ा कम करेगा, ठीक है? मुझे स्पीड यही रखना है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैं चाहता हूं ये बल्ब की ग्लोनेस बढ़ जाए। क्या करूंगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा, क्योंकि हम लोग पढ़े EMF इक्वल टू होता है माइनस का N d फाई बाई डी डी। फ्लक्स तो सेम रेट से चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूं EMF ज्यादा हो जाए, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स 2 के बजाय 200 कर दें,
और उसी स्पीड से इस मैग्नेट को लाएं, तो अब बल्ब की ग्लोनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, यस नो, समझ में आया तक? मतलब मुझे अगर इसके अंदर का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल होगा तभी तो जल रहा है, अगर मुझे पोटेंशियल बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ रहा है। अब मैं कहूं ये बल्ब बहुत ज्यादा तेज जल रहा है भाई, मैं चाहता हूं ये मैग्नेट इसी स्पीड से चले लेकिन थोड़ा मॉडरेट जले बल्ब, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स कम करना पड़ेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे तो यहां पे जो पोटेंशियल मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो मोटी मोटा बात, अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, वोल्टेज घटाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। अब देखो तुमको सब कुछ समझ में आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना। ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता सर क्यों ऐसे किया गया। मैं एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सब लोग ध्यान देंगे और कोई बात नहीं करेगा प्लीज। ठीक है, पहली बात, डिजाइन लग रहा ना? हाँ, अब थोड़ा ध्यान देना डिजाइन वाले बच्चे। प्लीज, हाँ हम लगा रहे चश्मा। क्या नाम है इसका? चश्मा लगाओ। लगा रहे। अब थोड़ा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक वोल्टेज बढ़ाने के काम आता है उसको बोलते हैं स्टेप अप, और एक वोल्टेज घटाने का काम आता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो अगर हम इधर बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इधर हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब पहले तो ये बता दें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। मोटी मोटी आप जान गए, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाया जाता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज घटाया जाता है। अब आपके जो खंबे, बिजली खंबे पे जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो क्या होता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि उसमें 11,000 के 3 तारें आती हैं। अब वो क्या करता है, उस 11,000 के 3 तारों को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपको देता है, और आपके घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट सप्लाई आती है। तो वो क्या 11,000 को कम कर दिया 220 में। लेकिन अगर मैं बोलूं आपके स्टेबलाइजर में किस टाइप का होता है? स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाते हो, या जहां पे पावर जनरेट किया जा रहा है, मान लो रिहेंद डैम है, रिहेंद डैम के पास किस टाइप का ट्रांसफार्मर लगाया होगा? स्टेप अप। तो थोड़ा सा भी वोल्टेज मिलता होगा उसको क्या करता होगा? बढ़ा देता है, बढ़ा करके करंट भेज देता आगे। फिर आगे जाते जाते हम लोग को पता है कि अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है। फिर बीच में क्या लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? फिर उसका वोल्टेज को बढ़ा देगा, फिर कुछ दूर तक भेजेगा, फिर कुछ दूर बढ़ेंगे आप, धीरे धीरे क्या होगा? उसका लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगी, फिर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इसी वजह से जगह जगह पावर स्टेशन बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा रौजा पावर स्टेशन यहाँ पर है, तलवल पावर स्टेशन है, प्रकाश नगर है, फिर पीर नगर है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। प्लीज बात समझने का प्रयास करिए, तो मैं बहुत मार मारूंगा आज। ध्यान दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। तो छोटे छोटे पावर स्टेशन का काम यही है, वोल्टेज को बढ़ा करके आगे भेजना। कि हमारा कहीं एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है भाई, गर्म हो रहा तार, करंट खत्म हो रहा है, करंट कम हो रहा है, कहीं हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। उनको मेंटेन करने के लिए, अपनी पावर ग्रिड को लंबा करने के लिए, हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो बहुत लंबे दूरी तक हो जाए, इस वजह से जगह जगह पावर स्टेशन बनाया जाता है। ठीक है, आपने तो अभी देखा होगा, अभी एक लेटेस्ट पावर स्टेशन बना हुआ है गाजीपुर घाट पे, वो ट्रेन वालों के लिए, रेलवे वाला, देखा है किसी ने? एकदम जो गाजीपुर घाट है वहीं पे मेन, जैसे आपने अभी देखा होगा उधर
बनारस जाते समय एक औड़ियार के पास बना हुआ है बड़ा पावर स्टेशन, जितने रेलवे की पावर दी जाती है वहाँ से दी जाती है, एकदम रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही है। उसी तरह यहाँ इधर जाएंगे वापस तो गाजीपुर घाट स्टेशन एक पड़ता है उसी के जस्ट बगल में, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। प्लीज ध्यान सुनते रहिए, समझ में आएगा। अब मुझे बच्चों ध्यान से मेरी बात सब सुनेंगे, आउटपुट किस कॉइल से मिलेगा आपको पहले बताओ, प्राइमरी से या सेकेंडरी से? सेकेंडरी से। अब ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सीख जाओगे। स्टेप अप में आउटपुट कहां चाहिए? सेकेंडरी से हमें आउटपुट चाहिए, स्टेप अप चाहिए। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज ज्यादा, अप मतलब ज्यादा, इसका मतलब सेकेंडरी का टर्न्स क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी का जो टर्न्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्न्स ऑफ प्राइमरी, क्योंकि यहां टर्न्स ज्यादा हुआ तो आउटपुट कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया, ये हो गया एनएस और ये क्या हो गया? एनपी। कौन ज्यादा हुआ यहां पर? एनएस ज्यादा हुआ। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद रखना, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, एनपी अपॉन में एनएस इक्वल टू वीपी अपॉन में वीएस इक्वल टू आईएस अपॉन में आईपी। सबको याद हो गया? पहला पॉइंट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, इसमें क्या ज्यादा है? नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा है? मतलब सेकेंडरी का मतलब नीचे वाला ज्यादा है, ये बड़ा है ग्रेटर है और ये क्या है? स्मॉलर है। इसका मतलब ऐसे एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, तो नीचे जितने सारे होंगे ये सब के सब ग्रेटर होंगे और ऊपर वाले जो होंगे वो सब क्या होंगे? स्मॉलर होंगे। मतलब अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो किसमें वोल्टेज ज्यादा होगा? सेकेंडरी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। करंट किसमें लेकिन ज्यादा होगा? प्राइमरी में करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यस नो? वीडियो वालों जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट। वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये तो हुआ आपकी स्टेप अप की कहानी। तो सारा खेल किससे था आपके पास? सारा का सारा खेल था आपके पास नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड, ठीक है। तो बस ये याद रखो किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। तो हमको पता चला भाई स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाना है, भाई साहब बढ़ाना है तो सेकेंडरी बढ़ा दो। अब मैं बोलूं वोल्टेज को मुझे कम करना है, तो वोल्टेज कम करने के लिए सेकेंडरी का टर्न क्या करोगे? कम कर देंगे। किससे कम करेंगे? प्राइमरी की अपेक्षा। मतलब यहां पर क्या होगा? स्टेप डाउन में ये भाई साहब हो जाएंगे कम और ये क्या हो जाएंगे? प्राइमरी क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो गया ज्यादा। ये बोर्ड एग्जाम में आता है एनपी और ये हो गया एनएस, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब चलो फिर से बात करते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिटा दीजिएगा। किसके लिए मिटा दीजिएगा? इसके लिए, ठीक। अब स्टेप डाउन की बात करते हैं। स्टेप डाउन में बेटा अब आप लोग बताओ कौन ज्यादा दिख रहा है? एनपी ज्यादा दिख रहा है। एनपी ज्यादा दिखा किससे? एनएस से। मतलब ऊपर वाला दिख रहा है ग्रेटर, नीचे वाला कैसा दिख रहा है? इसका मतलब जितने ऊपर वाले होंगे सब क्या होंगे? ग्रेटर, और जितने सब नीचे वाले होंगे सब क्या होंगे? स्मॉलर। मैं थोड़ा सा इसको बगल कर लेता हूं और छोटा करके यहां रख लेता, यहीं रख लेता हूं बगल में। बताओ अब कौन ज्यादा होगा इसमें? वीपी ज्यादा होगा किससे? वीएस। करंट किस में ज्यादा होगा? आईएस ज्यादा होगा आईपी से। इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। किसी बच्चे को तकलीफ? तो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? वोल्टेज बढ़ाता है, करंट बढ़ाता नहीं है। देखो इस सेकेंडरी में देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा है सेकेंडरी का। कभी भी गलती से मत बोलना कि सेकेंडरी का करंट बढ़ाया जाता है, नंबर काट के एग्जामिनर जीरो कर देगा। आउटपुट में क्या हमको बढ़ाना है? वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? इट इज अ ट्रांसफॉर्मर विच इज यूज्ड टू increase the voltage. And what is step down transformer? It is the transformer which is used to decrease the voltage. ना decrease the output voltage बोल सकते हो। बात समझ में आई? Yes, no?
चलो लिखो फटाक से स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पहले इसके बारे में लिख लो, उसके बाद ये फिगर बना के नोट करना। हेडिंग लिखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक तरफ स्टेप अप और एक तरफ स्टेप डाउन, एक तरफ स्टेप अप और दूसरे तरफ स्टेप डाउन। पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद फिर ये फिगर बना करके ये जो कॉन्सेप्ट लिखा, यही क्वेश्चन आता है, इसी से कहेगा पहचान कौन, इतना सा दे देगा, इतना छोटा सा दे देगा, कहेगा पहचान कौन, अब तुम पहचानोगे कैसे। तो बस ये कॉन्सेप्ट पहले अपना फिगर बना लेना, सारा कुछ आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। तो लिख लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इज द ट्रांसफार्मर, it is the transformer which is used to increase the output voltage. It is the transformer which is used to increase the output voltage. अब स्टेप डाउन के अंदर लिख लो, स्टेप डाउन के अंदर स्टेटमेंट लिख लो, इट इज द ट्रांसफार्मर विच इज यूज टू डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। इंक्रीज की जगह बस क्या कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए। बाकी ये फिगर बना करके ये नोट कर लीजिए फटाक से। कभी भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा तो फिगर जरूर बनाओगे आप, 100%, बिना फिगर का 0 मार्क्स मिलेगा। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज हम लोग एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो फिर से भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी एक बार पीछे पीछे चलते रहेंगे ना, तो ये 2-3 बार देख लेंगे तो ज़िंदगी बन जाती है। ये जो ट्रांसफार्मर था एसी से एसी कन्वर्ट करता है, लेकिन हाई एसी से लो या लो को हाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन में एक तरफ प्राइमरी कॉइल एक तरफ सेकेंडरी कॉइल था, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया था, या फिर प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी को लपेटा गया था, ठीक है। इसकी बात करें तो वर्किंग था, हम प्राइमरी के अंदर चेंजिंग करंट देते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स है वो किसके अंदर चेंज होता है, सेकेंडरी में चेंज होता है, और सेकेंडरी में करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता था। ये इसका वर्किंग था। सर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ रेशियो आया था जिसकी वैल्यू थी NP अपॉन में NS इक्वल टू VP अपॉन में VS इक्वल टू IS अपॉन IP। इसके बाद हमने इन्हीं के आधार पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को डिफरेंशिएट किया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाना होता है, इसका मतलब सेकेंडरी का टर्न्स बढ़ा देंगे, सेकेंडरी बढ़ गया तो वोल्टेज इन सेकेंडरी बढ़ जाएगा और करंट इन प्राइमरी बढ़ जाएगा। अगर हम स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप डाउन में वोल्टेज हमें घटाना होता है, मतलब हमको आउटपुट वाला कॉइल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी तब ज़्यादा होगा, वोल्टेज इन प्राइमरी ज़्यादा होगा, लेकिन करंट इन सेकेंडरी ज़्यादा होगा। आज अगर हम बात कर लें इनकी एनर्जी लॉस की, एनर्जी लॉस में डिफरेंट टाइप के एनर्जी लॉस होता है। उसमें सबसे पहला अगर हम एनर्जी लॉस की बात करें, सब बच्चा ध्यान देंगे, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेगा, डरेगा नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो वो अपने घर गया, है कि नहीं। तो बच्चा दास सब लोग समझेंगे, जिनको आएगा बहुत अच्छी बात, और जिनको नहीं आएगा उसको भी प्रयास करना पड़ेगा, चाहिए नहीं। हाँ, तो भाई साहब सबसे पहला जो एनर्जी लॉस है उसका नाम होता है कॉपर लॉस। पहला एनर्जी लॉस का नाम क्या होता है, कॉपर लॉस। प्लीज बच्चा कोई बात नहीं करेगा, समझने का प्रयास करेगा। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस में क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो वायर होता है बहुत पतला। कॉपर लॉस के अंदर क्या होता है, कैसी वायर यूज करते हैं हम लोग, बहुत पतली वायर यूज करते हैं, थिन वायर, वायर यूज्ड। अगर वायर बहुत पतली है, मतलब ऐसा है वायर आपके पास, तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगी,
बढ़ जाएगी। हीटिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। और कॉइल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक पॉलिश चढ़ाई गई होती है ट्रांसफार्मर का। अगर मैं आपको पीछे वाला तो कुछ फिगर दिखा दूं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये अगर आपके पास ये एक ट्रांसफार्मर पे देखिए कुछ चमकता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है क्या यहाँ पर, ये इसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ा होता है और जैसे ही गर्म होता है ये पॉलिश छूट जाती है। अभी अगर ये ट्रांसफार्मर में आप करंट दे रहे हो, उसके ऊपर छुओगे तो करंट नहीं मारेगा क्योंकि पॉलिश है, इंसुलेशन का काम करता है। और जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, हीट दोगे, तो ये पॉलिश बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये पॉलिश छूट जाती है। मान लो इसका ये पॉलिश, ये जो आपके पास पॉलिश है, ये और ये आपस में छूटने के बाद क्या होते हैं, आपस में शॉर्ट कर जाते हैं और शॉर्ट करने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है और ट्रांसफार्मर की कॉइल जल जाती है। और जब ट्रांसफार्मर जलती है तो एक अजीब टाइप की आपके पास स्मेल आती है ना। वो किस चीज़ की स्मेल होती है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर वार्निश डाला गया होता है, वार्निश। अब कहोगे सर ये वार्निश कैसा होता है, कभी अभी आप आइएगा तो मैं भी दिखाऊंगा, कोई भी आकर के देख लेना। मैं जो ट्रांसफार्मर रखा उसमें येलो कलर की एक लिक्विड डाली गई होती है। क्यों डाली जाती है हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे, वार्निश का काम क्या है, ठीक है। तो कॉपर लॉस में यही होता है कि ये जब हीट होता है ना तो आपस में ही शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, जल जाता है। इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि क्या होता है, बंद कर जाता है। तो क्या करें कि कॉपर लॉस ना, मतलब हीट ना प्रोड्यूस हो, जल्दी बताओ आप लोग। ऐसा वायर यूज करें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाए। अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया, कम। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कैसा प्रोड्यूस करेगा, कम हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट जब कम होगा तो तार और ट्रांसफार्मर है वो जलेगा नहीं, तार शॉर्ट नहीं होगा, इस तरीके से नहीं जलेगा। पहला समझ में आया। तो इसको दूर करने का तरीका, इसको दूर करने का तरीका क्या है, हम लोग किस टाइप का वायर यूज़ करेंगे, थिक वायर यूज़ करेंगे। कौन सा वायर, थिक वायर यूज्ड। इसका प्रिवेंशन, थिक वायर यूज्ड टू प्रिवेंट कॉपर लॉस, थिक वायर यूज्ड टू प्रिवेंट, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, प्रिवेंट कॉपर लॉस। किस वजह से होता है, ये इसका हो गया रीजन। समझ में आ रहा है। रीजन में मतलब क्या था, थिन वायर यूज होता था और इसका ये हो गया इसका प्रिवेंशन या सॉल्यूशन। क्या करें कि ये सही हो जाए, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ना जले। तो पहला लॉस का नाम क्या हुआ, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में क्या होता है, थिन वायर यूज होता है और चूंकि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसकी हीटिंग इफेक्ट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसके अंदर का जो कॉइल है वो शॉर्ट करता है और वहाँ आग लग जाती है या ट्रांसफार्मर जल जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर धू धू करके एकदम जलने भी लगता है, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जैसा ट्रांसफार्मर होगा उस हिसाब से उसकी हीटिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी होगी। छोटा होगा तो देखा होगा वो भी कभी कभी जल जाता है, आग लग जाता है ना। बड़ी ट्रांसफार्मर तो अक्सर आपने आग लगता हुआ देखा होगा। तो ये आपके पास कॉपर लॉस। किसी बच्चे को दिक्कत, यस नो बोलो बच्चा। पहला लॉस समझ में आया। एक किस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, मतलब हायरार्की बनाएंगे शॉर्टकट समझने के लिए। इसको हम डिटेल में लिखवाएंगे भी, ठीक है, शॉर्टकट समझने के लिए कि आपको एग्जाम में याद रहे। इस वजह से मैं ये टेबल बना रहा हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा लॉस क्या होता है, इस लॉस को मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके के कलर में रख दूँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा लॉस जो हमारे पास होता है वो होता है फ्लक्स लीकेज। दूसरा क्या होता है, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज में क्या होता है, फ्लक्स लीकेज में कुछ इस प्रकार से होता है बेटा। ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर हुआ और ये हो गई प्राइमरी कॉइल और ये हो गई आपके पास सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी से जितनी की जितनी फील्ड लाइंस निकली, क्या सारी की सारी फील्ड लाइंस सेकेंडरी से पास हो रही है, क्या देखो कुछ फील्ड लाइंस बीच में ही रह जा रही है, सेकेंडरी से पास नहीं हो पा रही है।
तो क्या वहां पे कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स लीकेज। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, याद होगा, हम कुछ ऐसा ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये हो गया प्राइमरी, और इसी के ऊपर कौन लपेट दिया गया, सेकेंडरी। मतलब जितना प्राइमरी से निकला सारा का सारा किससे पास हो रहा है, सेकेंडरी से पास हो रहा है। तो फ्लक्स लीकेज की समस्या भी क्या हो गई, दूर हो गई, है ना? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी की वाइंडिंग कर दी गई। ठीक है, तो चलो, तो इसका प्रिवेंशन क्या है, जल्दी से आप लोग बताओ, इसका प्रिवेंशन क्या है? फ्लक्स लीकेज हो गया, इसका प्रिवेंशन मैं यहां लिख देता हूं। प्रिवेंशन कैसे होगा बेटा, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी, वन ओवर द अनदर कॉइल, सेकेंडरी ओवर प्राइमरी कॉइल। इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लक्स लीकेज की समस्या से दूरी मिल गई। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो हमारा एनर्जी लॉस होता है, इसके अंदर दो लॉस होता है, इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। आयरन लॉस, आयरन लॉस के अंदर दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या का नाम है, आयरन लॉस के अंदर दो समस्याएं आपके पास दिखाई देंगी। ठीक है, आयरन लॉस भी टू टाइप्स के हो जाएंगे बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा। इसके अंदर एक होगा एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, और दूसरा होगा आपके पास हिस्टेरेसिस लॉस। अब सर एडी करंट लॉस क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपको दिखाता हूं। बेटा कोई बात नहीं करेगा, चलो। एडी करंट लॉस, पहले एडी करंट होता क्या था? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आता होगा कि सर ये जो ट्रांसफार्मर आपने रखा है, ये जो ट्रांसफार्मर है, एक मोटा सा लोहा लगा दिख रहा है आपको ना, ये मोटा सा लोहा नहीं है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा। ये अब यहां देखिए इस फिगर को, अगर ये मोटा सा लोहा होता, पहला वाला फिगर पार्ट की बात करें, अगर ये मोटा सा लोहा होता, ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट, एडी करंट क्या होता है, हमने आप सबको बताया था कि अगर किसी सॉलिड मास से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इस सॉलिड मास में एक करंट बनता है, उसको बोलते हैं क्या, एडी करंट। अगर ये मोटा सा मास होता तो इसके अंदर करंट भी कैसा बनता, बहुत ज्यादा बन जाता। और जब किसी लोहे के अंदर करंट जा रहा है तो फिर से वही फॉर्मूला आपके पास होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर यहाँ करंट जा रहा है तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर करंट बहुत ज्यादा बन रहा है एडी करंट की वजह से, तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, फिर से कॉइल जल जाएगा। तो इस एडी करंट को दूर करने के लिए हम इतना मोटा सा लोहा, हमने बताया ना ये मोटा सा लोहा आपको दिख रहा है, नहीं, वो ऐसे पतले पतले बहुत सारे शीट्स होंगे, ऐसे ई और आई से मिलके बने होते हैं। ये आपको एक ई दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या सबको, सबको दिख रहा है पर? ऐसे ही ई और आई से मिलकर के ट्रांसफॉर्मर बने होते हैं। इस शीट को पतला पतला कर दिया गया। पतला करने से क्या फायदा मिला, इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर।
पतला करने से क्या हुआ, यहाँ एडी करंट कैसी हो गई, पहले वाले में छोटी सी, दूसरे वाले में छोटी सी, अब सारे करंट बढ़ गए, मतलब करंट की मैग्नीट्यूड कितनी सी हो गई, बहुत कम, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, और कम हो जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट से हमें छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एडी करंट को दूर करने के लिए हमने क्या किया, लेमिनेटेड कोर यूज किया। ठीक है, एक सॉलिड आयरन के बजाय हमने एक लेमिनेटेड कोर यूज किया। ठीक है, ऐसा देखा है कि नहीं किसी ने ट्रांसफार्मर के अंदर, कभी भी ट्रांसफार्मर खोलेंगे ना तो इसमें आपको ऐसा दिखाई देगा ई, ऐसे ई और एक आई बना होता है, ई और आई से मिलकर बना होता है। सर कैसे, ई और आई का काम क्या, आप समझा देते थोड़ा सा, चलिए लगे हाथ है उसको भी बता देते हैं आपको क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर को कैसे घसा जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का ये कुछ ढांचा दिख रहा है, प्लास्टिक का दिख रहा है क्या, ये प्लास्टिक का ढांचा के अंदर क्या किया जाता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ सब। बेटा प्लीज ध्यान से सब सुनेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो ये आपके पास एक प्लास्टिक का ढांचा है, इसी के ऊपर कॉइलिंग की गई होती है। अब क्या किया जाता है, यहां पर एक ई ऐसे लगाया जाता है, ई ऐसे लगाया जाता है, ऐसे एक इसके अंदर जाता है, ऐसे ऊपर से ई ऐसे लग गया, एक नीचे से भी ई इसका लगता है ऐसे, थोड़ा सा फिर से देखो, बात कम करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, तुम लोग बात नहीं करते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है, बात किया करो। आधा आधा पे ये ई रहेगा ऐसे, इधर से हाफ, और ये ई इधर से हाफ, ऐसे ई रहता है, दोनों तरफ से ई रहेगा। ठीक है, ये भी ऊपर ऐसे रहता है ई, और ये भी ऊपर ऐसे, और इसके बाद ये जो बच गया स्पेस था यहाँ पर आई भिड़ाया जाता है, इधर भी आई और इधर भी आई। मतलब मोटी मोटा क्या किया गया, इस कॉइल को पैक कर दिया गया, किससे पैक कर दिया गया, इस तरीके से ई आई लगा होता है। मेरा जो कहने का तात्पर्य आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, एक ई ऐसे लगा है उल्टा, और एक ई सीधा लगेगा ऐसे, दिख रहा है, ये पैक हो गया। ये जैसे आपके पास होल होता है ना, ये देखो एक ई ऐसे लगेगा, इसमें ऐसे धसाया जाता है, और दूसरा ई ऐसे लगाया जाता है, और इसके ऊपर का जो गैप बचता है यहाँ पे बेटा ना, यहाँ आई लगाया जाता है, ऐसे सीधा सा लाइन लगा होता है। इससे क्या होता है, इस कॉइल के बीच में, अब यहाँ पे आपके पास कॉइलिंग होती है, यही आपके पास कॉइलिंग की गई है, यहीं पर ये प्राइमरी था, और यहीं पर आपके पास क्या है, सेकेंडरी है। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाएगा ट्रांसफार्मर में, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ना। अगर सिंपल एक कॉइल हो, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 5 टेस्ला का, अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हो तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, हो सकता है वो हो जाए आपके पास 10 टेस्ला। इसी वजह से इसका कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डाला जाता है, पतले पतले सीट में डाला जाता है। चाहते तो इकट्ठा लोहा ऐसे डाल करके नीचे से लोहा डाल के वेल्डिंग कर सकते थे, ऐसा करते तो क्या होता, पूरी सॉलिड बॉडी में क्या होती, करंट बनता, उसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या बनता, करंट बनता, और करंट बनता तो ये ट्रांसफार्मर आपके बहुत जल्दी जल जाती। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पतली 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 पतली, अगर आप नज़दीक से इसको देखेंगे, आप वीडियो वालों को तो दिख रहा होगा, आप लोगों को पता नहीं दूर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत पतली पतली आपके पास लेयर दिख रही है, दिख रही है क्या, नहीं, आओ दिखाई देते, देखो बहुत पतली पतली शीट है, दिख रही है, बहुत पतली 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 शीट डाली गई है, दिख गई वहां से। तो अब जिसको नहीं दिखा आगे देख के जाएगा, है ना, नहीं दिखा सर, ठीक है, समझ में आया एडी करंट लॉस की कहानी। अब इस एडी करंट को दूर करने के लिए क्या किया गया, इसका प्रिवेंशन क्या है, कोई बच्चा बताएगा। हाँ, लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं, वेरी गुड। कैसी कोर यूज करते हैं, लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। इसमें पहला ये एडी करंट है, यहीं पे इसको बिठा लेते हैं, इसको दूर करने के लिए कैसा कोर यूज किया गया बेटा, लेमिनेटेड कोर यूज किया गया।
आ गया क्या है, डॉट कॉपी हुआ है क्या? अरे भाई साहब, इसको फिल कर लेते ग्रीन कलर से। कैसा कोर यूज किया गया? लेमिनेटेड, लेमिनेटेड कोर यूज किया गया। चलो प्रिवेंशन को हम बना लेते हैं ना ग्रीन कलर में कि आपको दिखाई दे। ग्रीन नहीं दिख रहा ना, हाईलाइट नहीं कर रहा है। लो ये दिख रहा है, सुंदर। लो जितने प्रिवेंशन है सब करिया हो गए सब, ठीक है। अब दिख रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट आता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है बेटा साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इट्स कॉल्ड हिस्टेरेसिस। सर मतलब समझ में नहीं आया। देखो बेटा, अगर हम एसी की बात करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम एसी देते हैं, और मान लो ये आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। अभी करंट जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। चलो अब करंट जीरो से हुआ हीरो, मतलब मैक्सिमम, तो मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई मैक्सिमम, होगा क्या? अब यहां से वापस करंट क्या हो रहा है? वापस करंट क्या हो रहा है? जीरो। जब करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी। मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड इधर जो जा रही थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगी? जीरो। जीरो होगी ना। अब करंट देखो उल्टा दिशा में बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। प्लीज ध्यान सुनिए। अब करंट हुआ मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड हो गई मैक्सिमम। फिर करंट क्या हुआ? धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे करंट घटने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फिर धीरे धीरे घटने लगेगी, ऐसे घटेगी ना। अब करंट हो जाएगा जीरो, मैग्नेटिक फील्ड पूरा क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनो, जब करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी तो ये मेटल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, एक बार उसको मैग्नेटाइज कर रही थी, मान लो हो जाएगा इधर नॉर्थ इधर साउथ, तभी तो ऐसे ऐसे जा रही थी। अब जब करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही थी, पहले इधर गई फिर डीमैग्नेटाइज हो गई, फिर इधर बढ़ी फिर डीमैग्नेटाइज हो गई, फिर इधर जाएगी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। मतलब अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करो फिर डीमैग्नेटाइज करो, मैग्नेटाइज करो डीमैग्नेटाइज करो, मैग्नेटाइज करो डीमैग्नेटाइज करो, कुछ एनर्जी लॉस होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया कैसे लॉस होगा? सर मैं तुमको पकड़ूं, एक बार ठंडा पानी से नहलाऊं गर्म पानी से नहलाऊं, ठंडा से नहलाऊं गर्म से नहलाऊं, ठंडा से नहलाऊं गर्म से नहलाऊं, कुछ नुकसान होगा क्या? ब्लंडर नुकसान होगा। ऐसा ही नुकसान इस मेटल के साथ भी होता है। और इसी लॉस को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस एक जमाने में आपके पास चैप्टर हुआ करता था, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते थे, उसमें एक हिस्टेरेसिस कर्व एक चैप्टर हुआ, टॉपिक हुआ करता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट का डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। ध्यान से सुनना, अगर कोई परमानेंट मैग्नेट है, प्लीज ध्यान से सुनिए बच्चा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। मतलब परमानेंट मैग्नेट, ये कर्व ऐसा कर्व होता है आपके पास, तोता जैसा, तोता मैना की। अब दोनों फिगर एक जैसे दिख रहे हैं। ये भाई साहब खाया पिया मोटाया, कुछ स्टोर किया है शरीर में, है ना। अरे भाई साहब पेट में कुछ नहीं स्टोर किए भाई, ये सब बस लकड़ी का ढांचा खड़ा है कि नहीं? तो बेटा ये जो होता था ये परमानेंट मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर स्टोर किया रहता, जिसकी वजह से मोटा जाता था। और ये भाई साहब टेम्पररी मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता था, जो क्या होता था? करंट हटते ही तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता था। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। अगर हम ये सोलेनॉइड ले लें, यहां भी सोलेनॉइड ले लें, इस सोलेनॉइड में हम स्टील डाल दें, स्टील का रॉड,
और यहां पर हम सॉफ्ट आयरन डाल दें, तो अब बताओ करंट देने के बाद दोनों ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। करंट हटाने के बाद कौन आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर, ये तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये भाई साहब क्या करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड को या कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अपने अंदर रिटेन किया रहेगा। इसका मतलब ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज अ परमानेंट मैग्नेट, और ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज अ टेम्पररी मैग्नेट। अब तुम बताओ, अगर तुम घर में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई डिवाइस है, आपका स्टेबलाइजर है, सपोज करो आप घर से बाहर जा रहे हो, आप ट्रांसफार्मर का स्विच ऑफ करते हो, आप चाहते हो कि तुरंत ट्रांसफार्मर बंद हो जाए या 2-3 घंटे बाद बंद हो, तुरंत बंद हो जाए, मतलब तुरंत डीमैग्नेटाइज हो, है ना। तो किस टाइप का कोर यूज करना चाहोगे, स्टील या सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना चाहेंगे। हम चाहते हैं तुरंत ऑन हो जाए, तुरंत बंद हो जाए। इसी वजह से जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, वो किसका बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर बनाया जाता है, जिसका हिस्टैरिसीस कर्व कैसा होता है, नैरो। कैसा होता है, नैरो, पतला होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस लॉस को दूर करने के लिए आप ऐसी मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे जिसका कर्व कैसा हो, नैरो हो। हिस्टैरिसीस कर्व कैसा हो, कर्व शुड बी नैरो। कैसा हो हिस्टैरिसीस कर्व, पतला हो। पतला हो तो क्या होगा, आसानी से मैग्नेटाइज भी होगा और आसानी से डिमैग्नेटाइज होगा। दैट इज वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड एज अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट डीमैग्नेटाइजेस व्हेन करंट इज स्विच ऑफ, इट इजीली डीमैग्नेटाइजेस, आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। दैट इज वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर। इसी वजह से क्या यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है। यहां समझ में आ रहा है। ये देखो ऐसा होता था हिस्टैरिसीस कर्व, ऐसा होता था, देख रहे आपको, टॉप पे बुला लें, है ना, जिसको भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हिस्टैरिसीस कर्व। चलो, ये तो आपके पास एडी करंट लॉस वाला कहानी था, जिसमें हम लोगों ने पतले पतले शीट्स यूज किए थे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, काम नहीं है। अगला एक और लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगला एक लॉस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बताओ, टीपीजी, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हमिंग। हमिंग, ट्रांसफार्मर के बगल से गुजर जाते हैं और ट्रांसफार्मर में एक आवाज आता है, हुन, गुनगुनाओ तो सब लोग, हाँ, सबके अंदर वाइब्रेशंस हैं। अब इस, अरे भैया बस वाइब्रेट करने के लिए कहें तो इतना तगड़ा मत वाइब्रेट हो। अच्छा सुनो सुनो बच्चा सुनो, अब किसी भी बॉडी के अंदर अगर वाइब्रेशंस होती है, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, सिंपल सी बात, आप अपने हाथ को पकड़ो और ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराओ, महसूस करोगे कुछ हो रहा है आपके हाथ में, कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है क्या, हीट प्रोड्यूस हो रहा है क्या, वाह भाई वाह। अब बेटा ध्यान से सुनो सब लोग, अब हाथ रगड़ने के लिए कहें, कुछ और मत रगड़ो लो, देखो अब बेटा ध्यान से सुनो, बच्चा प्लीज सुनो। जब ये हमारे पास दो मेटल के प्लेट्स थे, इनको कितना भी हम करीब लगाएंगे बच्चा ना, इनके बीच में एयर गैप्स रह ही जाता है। ये जो दो ई था, एक सटा के लगाओगे, इनके बीच में एयर गैप्स रहेगा ही। और मैंने आपको बताया था साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, एक बार ये मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर उल्टे दिशा मैग्नेटाइज होगा,
फिर डीमैग्नेटाइज होगा। मतलब एक बार ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज दोनों एक बार चिपकेंगे, एक बार दूर होंगे, चिपकेंगे दूर होंगे, चिपकेंगे दूर होंगे। एक सेकंड में कितनी बार चिपकेंगे दूर होंगे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एसी का कितना है 50 हर्ट्ज। 50 बार ये वाइब्रेट करेगा। इसके बीच में अगर एयर गैप्स रह जाती है तो एक सेकंड में 50 बार ये वाइब्रेट कर रहा है। आप सोचो, आप एक सेकंड में 50 बार हाथ को ऐसा रगड़ भी नहीं पा रहे हो, और 50 बार ऐसा रगड़ो तो सोचो आपके हाथ जल जाए। तो ये तो मेटल है, मेटल तो और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। प्लीज बात सुनो ध्यान से जो बता रहा हूं, बातें कम काम ज्यादा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। कैसे होते हैं? इनके बीच में जो एयर गैप्स होती हैं, एयर गैप्स होने की वजह से ये एक बार मैग्नेटाइज होगा तो चिपकेंगे, डीमैग्नेटाइज हो तो दूर, फिर चिपकेंगे, फिर दूर, फिर चिपकेंगे, दूर दूर, चिपकेंगे, चिपकेंगे, ऐसे ऐसे करते 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 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगा। और इतना ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर हीट फिर से प्रोड्यूस होगा, और इसका कॉइल के अंदर जब हीट जाएगा तो उसके ऊपर जो पॉलिश है वो छूट जाता है और ट्रांसफार्मर फिर से क्या हो जाता है? जल जाता है। तो क्या करा जाए कि ये भाई एयर गैप्स दूर हो जाए? तो जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं बेटा, प्लीज बात नहीं ध्यान सुनो, जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसके ऊपर से वार्निश डाला जाता है कि ये जो वार्निश सूखने के बाद एकदम सॉलिड हो जाता है, एकदम कड़ा हो जाता है। ये देखोगे ना, इस पे देखो येलो येलो कलर का कुछ जमा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये इसके ऊपर वार्निश डाला गया था, इस गैप के ऊपर। ये चूक करके इस पे भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे रहता है, इसको अच्छे से डिप किया जाता है वार्निश में, कि इनके बीच का जो एयर गैप है वो क्या हो जाए, उसके बीच में क्या भर जाए? वार्निश भर जाए। अब इनके बीच में मान लो इतना बड़ा एयर गैप था, इसमें वार्निश भर गया तो ये वाइब्रेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, और ट्रांसफार्मर नहीं जलता है, ठीक है। या बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? छोटे ट्रांसफार्मर में तो वार्निश डाल दिया, बड़े ट्रांसफार्मर में उतना सारा वार्निश कहां से आएगा? तो उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है, ट्रांसफार्मर का तेल जो बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच की जो एयर गैप है वो फिल हो जाए और वाइब्रेशन न प्रोड्यूस हो, या कम से कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो हमिंग को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? वार्निश। क्या यूज किया हमने? वार्निश। बच्चा बात कम और काम ज्यादा। शायद आप लोग जानते होंगे भी, किसी के मम्मी पापा भी यूज किए होंगे, गांव देहात में ज्यादातर ये यूज किया जाता है। कहते हैं कि अगर किसी को पैर के घुटने में ज़्यादा, जब बूढ़े हो जाते हैं लोग, नहीं चल पाते हैं, सारा दवा दारू करने के बाद थक जाते हैं, दवा हाँ करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो कहते हैं कि भैया ट्रांसफार्मर का तेल लेके आइए, उससे मालिश कराइए तो आराम हो जाएगा। और वाकई में आराम होता है, बहुत लोग को आराम होता भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल घुटने पे मालिश किया जाता है, कब करना चाहिए? एकदम लास्ट में, जब कोई उपचार काम ना करे तब। क्योंकि जब एक बार ट्रांसफार्मर का ऑयल यूज़ कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि फिर उसके ऊपर कोई दवा काम करना बंद कर देता है। क्योंकि उस टकने के अंदर ना, जैसे आप लोग देखा होगा, आप गेट खोलते हो बंद करते हो तो वहाँ ग्रीस लगाया जाता है। जब तक ग्रीस रहता है तब तक बड़ा स्मूथली खुलता बंद होता है, आवाज़ भी नहीं आता गेट में कब खुला कब बंद हुआ। और जब ग्रीस खत्म हो जाता है तो उस गेट में से चीपू करके आवाज़ आता है क्या? वैसे ही आपके घुटने से भी आवाज़ आता है, टक टक। जब बुढ़ौती आ जाएगी ना, तो जब आपकी जो घुटने के अंदर जो एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जब वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो आपके हड्डी से आवाज़ आने लगती है, चटर पटर चटर। चलोगे तो चटर पटा, जिस लगा सांप बिच्छू चल रहा है वैसे चटपट आवाज़ आएगा। बात समझ में आए क्या? पहले तो ये आपके पास लॉस 1, लॉस 2, लॉस 3 एंड लॉस 4, इनमें से कोई एक लॉस जरूरी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। बात समझ में आई? फटाक से बनाओ इसको, तड़ाक से।